नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग 2020 के टीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। यह पहला पार्ट होगा जिसमें 1 से 25 तक प्रश्न को हम लोग देखेंगे। और आज का पहला विचार है कि प्रयत्नशील व्यक्ति सुख प्राप्त करता है। हम लोगों के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस परीक्षा में प्रयत्न का क्या महत्व है वो हम सब भली भांति परिचित हैं। अब आगे चलते हैं। आज का पहला प्रश्न ये करंट अफेयर से था। तो इसका देखिए, ये काफ़ी बड़ा प्रश्न था। ज़्यादा इसमें 4 कथन दिए गए थे, पर इसका विकल्प जो है वो 2 या 3 विकल्प इसके सही होंगे। तो ये तो करंट अफेयर से और प्योर डाटा बेस्ड था। तो इसको देखिए, इसमें जो पहला कथन है वो देखते हैं कि आधार में मेटा डाटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जाता है। सामान्यतः देखा गया है कि सिविल सर्विस में जो डाटा पूछा जाता है वो सामान्यतः गलत ही होता है। तो यहाँ तो मैं लिख ही रखा हूँ कि 3 की जगह 6 अच्छा होता है। पर आगे देखते हैं कि राज्य निजी नियमों के आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। तीसरा, आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। तो एक सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया था आधार की अनिवार्यता पे जो फैसला आया था, उसमें बताया गया था कि कौन कौन से सेवा हैं जिसके लिए अनिवार्य है और कहाँ अनिवार्य नहीं होगा। तो ये तीसरा जो है वो नहीं होगा, अनिवार्य नहीं है। चौथा ये सही है कि आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। तो यहाँ 1 और 3 नहीं होगा, तो इसका बी उत्तर है। दूसरा, ये तो पॉलिटी का है, फैक्ट आधारित है, अगर जानते हैं तो सही है। तो अगला देखते हैं हम लोग। तीसरा, एमपी लेड्स जो योजना है उससे संबंधित था। ये थोड़ा कठिन इसलिए भी हो गया था क्योंकि इसमें जो विकल्प दिए गए थे वो थोड़ी कठिन थी, क्योंकि एक ही देखिए इसमें एलिमिनेशन उतना ज़्यादा काम नहीं करेगा, पर सामान्य जो एक तो इसका पढ़ा होना अनिवार्य था और सामान्य इसमें कॉमन सेंस अधिक नहीं लग सकता है, क्योंकि इसमें अगर चौथा लगाएंगे कि चौथा भी डाटा है और जो पहला दूसरा तो सामान्य सही है, तीसरे चौथे में कन्फ्यूजन होगा। और अगर जान रहे हैं तो सही है, अन्यथा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है। तो इसका डी है। फिर सी देखते हैं, मैं चौथा देखते हैं। ये भी पॉलिटिक्स है और सामान्य इस तरह का प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। DPFR, ये फंडामेंटल ड्यूटी, TPSP और फंडामेंटल जो राइट्स हैं, इससे हमेशा ऐसा स्पष्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है। कभी अनुच्छेद 21 से 19, 21 और जितने भी ये हैं, यहाँ भी वही समानता का अधिकार से पूछा गया है। फिर इसमें हम लोग को जैसे प्रायोरिटी दी जाती है ना किसी भी विषय में टॉपिक को, तो इसमें ये सब ज़्यादा प्राथमिकता वाले विषयों ये टॉपिक में से है। अब बाकी जितने भी FR, DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनको देख लेंगे। हमेशा किसी न किसी तरह से तो पूछा जाता है। आगे देखते हैं, 5वां प्रश्न यही है। डायरेक्ट TPSP से पूछा गया है कि भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथककरण किससे व्यादेशित है। तो ये सीधा दिया हुआ है DPSP में है, तो उसको ध्यान रखेंगे। बाकी जितने भी DPSP और ये उनको अच्छे तरह से करना ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। छठा देखेंगे, ये भी ये पॉलिटी से ही है और बिल्कुल तथ्य आधारित है। अगर कर लिए हैं तो सही है। वैसे इसका ये सी है। ये इसको मेंस में भी पढ़ा जाता है। मेंस के दौरान जो बजटिंग, गवर्नमेंट बजटिंग है, उससे भी इसे आसानी से किया जा सकता है वहाँ से। और ऐसे 2-4 प्रश्न ऐसे होते हैं हमेशा जिसमें देखा गया है कि उसमें
उसका जो पूछने का तरीका होता है ना वो व्यावहारिक होता है, और उसके लिए एक व्यापक अध्ययन की आवश्यकता, मतलब व्यापक जानकारी या ज्ञान की आवश्यकता होती है ऐसा। और वो व्यापक मतलब कि अगर मेंस से रिलेटेड है कोई विषय है टॉपिक, तो उससे उसमें पढ़ा गया है तो उसका मदद यहाँ उसी से मदद हो जाता है। तो यहाँ पे ये डी होगा राजकोष से उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन के लिए, और इनके बाकी जो है उनको भी देखेंगे। और आगे इस तरह का प्रश्न अक्सर या तो ये सिविल सर्विस में पूछा ही जाता है, अन्य परीक्षाओं में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी देखिए, ये हमेशा सीमित सरकार और जो संसदीय और संसाधनात्मक ऐसे बहुत से ये लोकतांत्रिक व्यवस्था, तो जो ये पॉलिटी की समझ पे आधारित प्रश्न है, तो हमेशा पूछा जाता है। इन सब को करने के लिए एक तो कैसे इस तरह के प्रश्न को पिछले देखा गया है कि पिछले वर्षों में भी पूछा गया है। साथ ही इसे जितने भी प्रकार हैं सरकार के और उनसे संबंधित जो ये शब्दावलियाँ हैं उनको ध्यान में रख के उससे संबंधित जो अवधारणाएं हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। आगे भी देखेंगे 2021 और 19 वगैरह में भी पूछा गया है, 21 में भी पूछा गया है, वो लगभग इसी तरह का था, सीमित सरकार पे ही पूछा गया था। 8वां है मूल अधिकार के अतिरिक्त भारत में उनके संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अधिराज्यीय भाग मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं। अब देखिए, अगर ये इसमें मेंस के दूसरा पेपर, उसमें इस कुछ हद तक थोड़ा मतलब तुलनात्मक रूप से इसको पढ़ा जाता है। और यूएन की प्रकृति को अगर सामान्यतः ध्यान में रखा जाए तो मानवाधिकार बहुत व्यापक अवधारणा है, ठीक। और उसके द्वारा जो ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन किया गया था ह्यूमन राइट पे, तो वो भी व्यापक था। अब ह्यूमन राइट्स को अगर समझना होता है तो इतना सामान्य से समझ है उसमें कि इसका जो प्रकृति को व्यापक है। और जब यहाँ पढ़िएगा जो संविधान के उपस्थित जो प्रावधान है उनके जो अंग हैं, तो उसमें यह लगभग हर जगह ही देखा जाता है कि उद्देशिका में भी बात की गई है, और इसमें तो है ही डीपीएसपी, क्योंकि लोक कल्याण के बारे में ही बात है। और ये भी लोक की मतलब जो गणतंत्र जो होता है, तो जो वहाँ के जो गण मतलब जनता है उनके बारे में, उनके कल्याण पे ही केंद्रित है। मूल कर्तव्य तो स्वाभाविक है, इसकी प्रकृति बिल्कुल मानवाधिकार पे ही है। और अन्य इसमें तो मूल कर्तव्य में तो अन्य के अधिकारों को भी ध्यान में रखा गया है, तो उसको अच्छी तरह से। अब देखिए कैसा पैटर्न है, पहले पूछा जाता था कि ऐसा देखा गया, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन से देख सकते हैं कि पूछा जाता था कि कैसे ये संबंधित है, किससे संबंधित है, गांधीयन से, समाजवादी विचारधारा जो डीपीएसपी से पूछे जाते थे, या उदारवादी विचारधारा से। अब क्या है, तीनों को एक साथ लाया गया। कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कोई विषय, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, उसका संबंध किस किस से है, वन संरक्षण का संबंध कौन कौन से संरक्षण से संबंधित जो बातें कही गई है वो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट और इसमें कहाँ कहाँ पूछा है या इसका प्रावधान किया गया है। तो ऐसे प्रश्न भी, तो प्रश्न के जो हैं वो पूछने का जो स्तर है ये वो थोड़ा बढ़ रहा है, तो इससे ध्यान रखेंगे। और ये सब तभी इन सब प्रश्नों को आसानी से किया जा सकता है जब आप या हम सब उसको अच्छे तरह से समझ के पढ़े हैं, उसकी जो अवधारणात्मक समझ है वो है तब। देखिए फिर पॉलिटी का प्रश्न है कि भारत में विधायिकी सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिक का निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करती है। अब देखिए ये तो बिल्कुल ही तथ्य आधारित है, अब जिसने पढ़ा हुआ होगा तब तो सही है, अन्यथा इसका एक जो विकल्प है वो थोड़ा अति जैसे मतलब एक्सट्रीम है, चौथा कि सभी नागरिकों को। सभी नागरिक तो ऐसे है नहीं कि जिनको निःशुल्क विधिक सहायता दी जा सके, तो ये लगता है इसको एलिमिनेट भी कर देंगे, फिर भी 50-50 कराता है। और देखिए एक चीज़ यहाँ तीसरा जो ओबीसी वगैरह के बारे में बताया गया है, तो इतना सटीक बैठ नहीं पाता है कि क्या करें नहीं करें। और ऐसे इसका एक और दोष है, ये है इसका समझ नहीं, बल्कि
जो ज्ञान जानकारियाँ होगी उससे होगा। ये है, ये मिसलिनियस जैसा है 10वां प्रश्न। इसमें अलग अलग, जैसे अल्माटा जो था वो स्वास्थ्य विभाग, जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है उससे संबंधित है। हेग का था वो, फिर तालानुआ और अंडर टू। तो ये सब जो है ना मतलब कि अगर सब भी क्षेत्र के से संबंधित जो पढ़ा हुआ है उसको ये होगा। यहाँ देख लेते हैं, इसका सी है 1 और 3, बाकी जो 2 बचे हैं उनके बारे में, और जो इसी तरह के जो घोषणाएं करंट अफेयर में रहती है तो उसके बारे में ध्यान में रखा जा सकता है। फिर 11वां प्रश्न है संसदीय व्यवस्था के बारे में। अभी इससे पहले जो पूछा गया था सीमित सरकार, अभी संसदीय व्यवस्था। इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो इस तरह के जितने भी हैं संसद के प्रकार हों या फिर लोकतंत्र के जितने भी प्रकार हैं, इनका और अन्य जो रेफरेंडम वगैरह जो होता है उन सबको ध्यान में रख के पढ़ेंगे। और अक्सर इसको आगे पीछे करके मतलब स्विफ्ट करके पूछ लिया जाता है। जैसे इस बार संसदीय व्यवस्था पूछा, कभी लोकतांत्रिक व्यवस्था पूछेगा और इसे घुमा के, मतलब अब इस तरह के ही शब्दावली आधारित होते हैं, तो उसको ध्यान में रखेंगे। और देखिए अब इसमें जो है ना सामान्य समझ भी रखने को होता है, कैसे कि देखते हैं कि संसदीय व्यवस्था वाली संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। ये तो समान भी, जिसमें थोड़ी सी जागरूकता होगी उसे पता चल जाएगा कि राजनीतिक दलों को मतलब राजनीतिक दलों के द्वारा कैसे सरकार बनाया जाता है भारत में। दूसरा फिर सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। फिर भी पढ़ते हैं कि तीसरा, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होते हैं और उनके द्वारा हटाए जाते हैं। ऐसा नहीं, मतलब हटाने को चुना जाता है, निर्वाचन तो उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, और हटाने की ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये जब लोकतंत्र की अवधारणा पढ़ा जाता है तब उसमें कॉलिंग ऑफ एक है कॉन्सेप्ट उस पर आधारित वो हो, तो उसमें जो रिकॉल की व्यवस्था की गई है उसमें ऐसा प्रावधान होता है। फिर सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है, किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्व होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती है। तो इसमें तो हम संसदीय व्यवस्था में जब पढ़ते हैं उसमें पता है कैसे कि किन तरीकों से सरकार को हटाया जा सकता है, जब उनके पास लोग बहुमत सिद्ध जब भी सिद्ध करने की आवश्यकता होती है, अगर वो सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो हटाया जा सकता है। फिर कल्याणकारी राज्य लोग पूछा गया कि भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो ये तो डीपीएसपी है। देखिए इसका भी नेचर के आधार पर पूछा गया कि डायरेक्ट सीधा प्रत्यक्ष रूप से पूछा गया है कि डीपीएसपी के किस तरह के नेचर है। उसी तरह से आगे ये भी पूछा जा सकता है कि अन्य जो मूल अधिकार और इसके हैं उसका क्या है। तो ऐसा ध्यान रखेंगे। इसमें जो इतिहास के बहुत सी घटनाएं हैं कि तो उसका भी क्या प्रकृति रहा है, उस पे आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, उसको ध्यान रख लेंगे। और जब भी हम लोग डीपीएसपी पढ़ते हैं तो उसमें जो कुछ 2-4 विद्वानों का और जो उस समय के नेता थे उनके द्वारा जो कमेंट किया गया है उसके बारे में उसको पढ़ लेने से भी इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। फिर 13वां प्रश्न है, भारत का संविधान अपने मूल ढांचा को संघवाद, पत्रनिरपेक्ष, मूल अधिकार तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। ये देखिए ये छोटी सी बात है, सामान्य सी बात सही लग सकता है, पर ज़्यादातर प्रश्नों में पॉलिटी में ऐसा देखा गया है जब भी इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि संविधान में परिभाषित, तो ऐसे जो जिसका प्रावधान नहीं है, एक तो ये हो गया मूल ढांचे का नहीं किया गया है, कब आया था ये देखेंगे, ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात कि और कौन कौन से प्रावधान नहीं किए गए हैं उसको ध्यान रख लेंगे ध्यान में, जैसे कि लाभ का पद, अक्सर ऐसा पूछा जाता है। ये उसकी टेक्निक है कि संविधान में परिभाषित। फिर देखेंगे भारत का संविधान नागरिक की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों के जिन पर संविधान आधारित है कि सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विचार की व्यवस्था करता है। तो ये तो 13 और 32 यहाँ लिखा हूँ, बाकी भी अन्य जगहों पे भी न्यायिक पुनर्विचार होता है। न्यायिक पुनर्विचार तो भारत में कैसे विकास हुआ और इससे क्या क्या
मतलब इससे संबंधित क्या क्या मुद्दाएं हैं उसको ध्यान में रखेंगे। फिर आदि मार्क्स, ये तो थोड़ा सा कठिन है, पर मार्क्स इसके बारे में कुछ हद तक उसमें पढ़ा जाता है। पॉलिसी तो पॉलिटी में पढ़ा ही जाता है, और फोर्थ पेपर में भी इसको पढ़ा जाता है। तो ये हो सकता है, ये ए इसका सही है, और उसी के माध्यम से ये सॉल्व होगा। वैसे भी कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते ही हैं यूपीएससी में, हमेशा ऐसा देखा गया है कि जिससे, जैसे अभी तीसरे नंबर प्रश्न को देखे गए थे जो हम लोग देखे थे, तो उसमें भी ऐसा कथन तो एक तो उसमें 4 कथन पूछे गए थे, साथ ही उसके जो विकल्प दिए गए थे वो भी थोड़ा जटिल था। तो इन सब प्रश्नों को हम लोग पहले जो अटैम्प्ट होगा उसमें नहीं करेंगे, दूसरा या तीसरा में करना होता है। फिर है भारत में के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा चरित्र चित्रण करता है। ये भी देखें, ज़्यादातर प्रश्न अभी भी लगभग 75 मतलब 50-60% पॉलिटी के प्रश्न समझ पे आधारित है। ये जब मेंस को पढ़ा जाता है तो राज्य व्यवस्था की पेपर में हम लोग नौकरशाही के कार्य को या उसके महत्व के दौरान उसको पढ़ते हैं। तो अगर विकल्प के माध्यम से जाएंगे तो पहला है संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण। दूसरा देखते हैं संसदीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण। तीसरा राजनीतिक अस्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण। इसमें तो आर्थिक वृद्धि है, और दूसरे में है संघीय ढांचे। संघीय ढांचे का नौकरशाही से कुछ संबंध नहीं है, इसमें ये होगा डी लोक नीति को क्रियान्वित करने वाला अधिकरण। फिर है भारत के संविधान की उद्देशिका। तो इसमें भी कि संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखता। संविधान का भाग है और वैसे भी विधिक प्रभाव रखता है, जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। चौथा है कि संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भाग से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो ये डी होगा। और जैसे यहाँ पे देखा जा सकता है कि उद्देशिका तो केवल सब जो उसमें उल्लेखित शब्द है उसके बारे में ही नहीं, बल्कि उसके किस प्रकार के महत्व, उसका क्या महत्व है उसको ध्यान में रखना आवश्यक है। ये करंट अफेयर से संबंधित था और फैक्ट आधारित है कि स्वर्ण ट्रांस रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है, इसका डी है। IMF के सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। अब IMF WTO जितने के क्या मतलब IMF में कैसे व्यवस्था है वो, बाकी के जो प्रावधान किए हैं WTO में कि सदस्य को क्या वहाँ के वोटिंग राइट वगैरह क्या है या नहीं है, ये सब चीज़ों को देखेंगे कि किस विश्व बैंक के द्वारा ऋण व्यवस्था कैसे दिया जाता है, वो सब हम लोग देख सकते हैं यहाँ। फिर है भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्देश प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा ऐसे सही है। तो चौथा में क्या है, तो वो वहाँ DPSP है। DPSP का क्या नीचे प्रकृति है वो हम लोग जानते हैं, बनाई के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। पहला यहाँ हटाएंगे तो विकल्प 2 और 3 सही होगा। वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे नहीं, वो परिवर्तनीय नहीं है। ये बताया गया है कि DPSP अपने राज्य अपनी शक्ति के अनुसार वो कानून को लागू करके कानून के माध्यम से उसे लागू करने का प्रयास करेगा। तीसरा है कि इस प्रकार के अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। ये हो गया। और अभी ऐसे ही कि कौन कौन से कानून, मतलब कौन कौन से DPSP से संबंधित कौन कौन से योजनाएं या कानून बन रहे हैं उसको भी ध्यान रखा जा सकता है, ताकि अगर आगे ऐसा कोई प्रश्न पूछे तो उसको आसानी से उत्तर किया जा सकता है। जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, तो वो गांधीवादी सिद्धांत के कौन से गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है, पर DPSP के कौन से अनुच्छेद में है वो ध्यान रखेंगे। और बाकी पशुओं का कृषि का विकास
और सहकारी संघों का निर्माण, समान कर के लिए समान वेतन, तो ये सब चीज़ें, वनों का संरक्षण, इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और योजनाएं जो इसको मेंस में भी लिखा जाता है, कभी भी ये ऐसे वगैरह का इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन हो तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। फिर देखते हैं 19वां नंबर, भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। आगे देखते हैं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दंडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्षों के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए अस्थायी तौर पर निर्हत होता है, भले वह कारावास मुक्त हो चुका है। तो सही पूछ रहा है, इसमें दोनों में से कोई नहीं है। और क्या कि अभी देखिए, जैसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में कौन कौन से मुख्य मुख्य प्रावधान है उसको एक जगह लिख के, मतलब लिख अपना देख लेंगे, एक जगह कर लेना ज़्यादा लाभदायक होगा। दूसरा, इसके साथ ही और कौन से प्रावधान है चुनाव से संबंधित कहाँ कहाँ किए गए हैं उसको भी देखेंगे। फिर क्या है कि भारत के राष्ट्रपति के ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का शर्त आहूत कर सकता है। फिर क्या है कि भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्र का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। ये अगर संविधान को संसद को पढ़ा गया है उसमें बताया गया है कि कैसे दो जो सत्र होंगे उसके बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होगा, तो उसको ध्यान में रखेंगे तो आसानी से हटाया जा सकता है। फिर क्या है कि 1 वर्ष में दोनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जो संसद का संचालन अवश्य होगा। ये हमेशा ही मुद्दे में बना रहता है कि संसद के जो उत्पादकता है वह कम क्यों है और उसको उसमें सुधार की बात कही जाती है, तो उसको ये वहाँ से भी इसको किया जा सकता है। फिर हिस्ट्री का है, ये तो शब्द आधारित है और इसको पढ़ा हुआ है तभी होगा, नहीं तो ये सब नहीं होगा, इसका भी है। आगे देखते हैं। देखिए, स्वीप हमेशा कैसे स्वीप किया जाता है या इंटरचेंज कैसे कर दिया जाता है, वहाँ यहाँ देखने को मिला है कि स्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि यह हीनयान से है। ठीक, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। फिर पढ़ेंगे तीसरा कि महासंघियों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। यहाँ 2 और 3 सही है, और अक्सर जैन बौद्ध धर्म में इंटरचेंज कर दिया जाता है, या फिर इन दोनों के जो अन्य शाखाएँ हैं उनके बीच में। और अन्य भी जगहों पे कैसे कैसे स्वीपिंग या फिर इंटरचेंज किया जाता है तथ्यों को वो देखेंगे। कम की जगह अधिक, अधिक की जगह कम, जैसे इन शब्दों में जैसे अधिक, कम, दीर्घ, उच्च, निम्न, इन सब चीज़ों में हमेशा बदला जाता है, तो उसको ध्यान में रखेंगे। आगे भी देखने को मिलेगा ऐसा। फिर 23वां देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। तो पहले तो ये ध्यान में, अगर जैसे इतिहास के दौरान घटनाओं को पढ़ा जाता है तो ये अगर ध्यान है कि औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, उस समय भारत में क्या था, किसकी शासन थी, तो सीधा अंग्रेज़ों के द्वारा क्या क्यों हुआ था वो पढ़े होंगे तो ये आसानी से बताया जा सकता है कि भारत के वस्त्रकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। क्यों, उसका तो पता है और हमेशा ऐसे ही पूछे जाते हैं। और ये तो मेंस के में पढ़ने से जो पढ़ा जाता है उससे भी हो जाएगा। और ये काफ़ी सामान्य से कथन है जो कारण प्रभाव, मतलब घटना और उसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही अनेक प्रश्नों इतिहास पे अक्सर पूछा गया है, ये ध्यान रखेंगे। फिर 24वां है कि भारत के इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, फिर महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, प्रांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना और गोपाल द्वारा राज्य
मतलब पाल राजवंश की स्थापना की। ये तो अगर आपने पढ़ रखा है तब तो काफ़ी है, अन्यथा ये कठिन सा और इसमें कुछ एलिमिनेशन या अन्य टेक्निक के माध्यम से इसको नहीं कर सकते हैं। ये हो सकता है कि अभी लिख के हम लोग ऐसे रखेंगे और इस प्रकार के जितने भी सत्ता स्थापित हुए हैं तो उसके क्रम को ध्यान में रखा जा सकता है, क्रम और उसके संस्थापक को। फिर क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों के में प्राय उल्लेखित हुंडी के स्वरूप को परिभाषित करता है। तो इसको इकोनॉमी में भी पढ़ा गया है कि हुंडी क्या होता है। तो काफ़ी समान है। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप सबों का धन्यवाद और आभार। फिर अगले बार हम लोग मिलते हैं नए पार्ट 2 में कुछ बचे 25 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।